दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एससीओ के समिट से भारत आए हैं और वहां पे कुछ इस तरह की बातें हुई हैं जिससे ये लग रहा है कि भारत अब अपने आप को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में असर्ट करने लग गया है। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आगे बढ़ के आने लग गया है। ये उसकी बढ़ती हुई ताकत का नतीजा है। भारत अब एक महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एससीओ में जो हुआ उसका भारत की महाशक्ति बनने से क्या कनेक्शन है। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है राजीव यादव और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं। लगभग 10 सालों से सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को ट्रेन कर रहा हूं, मेंटर कर रहा हूं। बहुत सारे अभ्यर्थी सफल भी हुए हैं मेरे इस प्रयास में, और मेरा हमेशा यह मानना रहा है कि कुछ इस तरह का प्रयास किया जाना चाहिए कि जिससे कि भारत के जो गरीब बच्चे हैं, जो मोटी मोटी फीस नहीं दे सकते हैं, वो एक तरह से आगे आए और उनकी एक मदद भी हो सके। तो YouTube चैनल शुरू करने के पीछे मेरी एक मंशा यही थी। आप मेरे इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। इसी वीडियो के नीचे एक लाल रंग की बटन आ रही होगी, उसको सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में एक घंटी है, उसको बजा दें ताकि मेरी वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एससीओ में हुआ क्या। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को एक स्टेटमेंट कहा, पुतिन के सामने एक स्टेटमेंट जारी किया दैट टुडेज एरा इज नॉट ऑफ वॉर। इसका मतलब यह है कि आज का जो वक्त है वो युद्ध का वक्त नहीं है। इससे पहले अगर आप याद करें तो भारत ने शी जिनपिंग के तरफ भी इशारा करके, चाइना की तरफ भी इशारा करके एक बात कही थी कि विस्तारवाद का समय खत्म हो चुका है। अब युद्ध का वक्त नहीं है, अब शांति का वक्त है। अब हमें शिक्षा, गरीबी और भी जो बहुत सारी बातें हैं जिसके वजह से मानव विकास नहीं हो पा रहे हैं, हमें उसकी तरफ देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने आप को युद्ध में संलिप्त करें, हम अपने आप को वॉर में एंगेज कर लें। तो पुतिन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पटलों पे बड़े बड़े लीडर्स अमेरिका और बहुत सारे यूरोपीय देशों की नहीं सुनते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस स्टेटमेंट के बाद कि अब युद्ध का वक्त नहीं है, वो उनको ये बात बोलते हैं कि भारत की चिंताओं से हम वाकिफ हैं और समय समय पे रूस यूक्रेन युद्ध में जो भी होता रहेगा हम भारत को उस दशा से, उस दिशा से अवगत कराते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस भारत ने केवल रूस को नहीं बोला है, भारत ने परोक्ष रूप से चाइना के तरफ उंगली उठाकर कहा है। जो चाइना कई बार लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में और भी बहुत सारे बॉर्डर्स पे करने की कोशिश करता है, जो चाइना की विस्तारवादी नीति है। तो रूस तो भारत का मित्र रहा है और लगभग हम शीत युद्ध से जानते हैं कि रूस ने भारत की हमेशा मदद की है अंतर्राष्ट्रीय पटलों में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। भारत का जो निशाना है वो चाइना की तरफ है। भारत चाइना को संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने व्यवहार को सही रखें। तो पहली बात तो ये कि भारत अब दूसरे ताकतवर देशों को नसीहत दे रहा है कि आप अपने बिहेवियर को सही करें, कीप योर बिहेवियर राइट इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो दैट इज द मैसेज विद पीएम मोदी हैज गिवन। ये एक तरह का असर्टिवनेस है जो भारत अब इंटरनेशनल रिलेशंस में दिखा रहा है। दूसरी बात ये कि एससीओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अगर देखा जाए तो ये जितने भी हमारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स थे, स्थान देश थे जिनको हम स्थान बोलते हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जब ये सोवियत रूस से अलग हुए तो इनके मन में बहुत सारे संशय थे, इनके मन में बहुत सारी समस्याएं थी और इनको अपनी रक्षा करना एक तरह से नहीं आता था। तो इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसकी शुरुआत इस तरह से होती है 1996 में, राइट। अब अगर हम एससीओ को देखें तो आज एससीओ में बहुत सारे देश एससीओ का हिस्सा बनना चाहते हैं। एससीओ की मेंबरशिप 3 तरह की है। एक तो परमानेंट मेंबर होते हैं, दूसरा ऑब्जर्वर स्टेटस जिन मेंबर्स का होता है, तीसरा वो जो डायलॉग पार्टनर्स होते हैं। हम देख रहे हैं कि इन तीनों ही स्टेटस में, इन तीनों ही तरह के देशों में अब वृद्धि हो रही है। ईरान 2023 में एक नया परमानेंट मेंबर बन जाएगा। ऑब्जर्वर स्टेटस में भी बहुत सारे देश आ रहे हैं और डायलॉग पार्टनर्स में अब इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इस तरह के देश अब डायलॉग पार्टनर्स बन जाएंगे अगले साल तक भी। तो हम ये देख रहे हैं कि एससीओ का स्कोप बहुत बढ़ रहा है। और अगर आप एससीओ को जो सबसे सफल
क्षेत्रीय समझौता है, यूरोपियन यूनियन जिसको हम बोलते हैं, यूरोपीय संघ जिसको बोलते हैं, अब उसके टक्कर में आने लग गया है। अगर आप एससीओ के जो देश हैं और उनकी जो जनसंख्या है, उनकी जो जीडीपी है, उनका जो अर्थव्यवस्था है, अगर उन सारों को अगर आप यूरोपियन यूनियन से कंपेयर करने लग जाएंगे तो एससीओ बड़ा दिखाई पड़ता है। एससीओ का विस्तार इतना बड़ा हो रहा है कि अब एससीओ आगे जाकर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में आगे आएगा और भारत उसमें एक ऐसा देश है जो अब एक अग्रणी भूमिका में है। हम ये भी जानते हैं कि अगले साल भारत उसको चेयर करेगा, अगले साल भारत प्रेसिडेंट होगा एससीओ का और हम मीटिंग को बुलाएंगे भारत में। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो ये बता रहा है कि एससीओ किस तरह से एक्सपैंड हो रहा है और भारत का उसमें अब नए तरह की पोजीशन क्या है, भारत अपने आप को किस तरह से प्लेस करता है। ये हमारा अगला पॉइंट है कि भारत की पोजीशनिंग कैसी है। अब अगर हम भारत की पोजीशनिंग को देखें तो 3 देश हैं जो मुख्य हैं एससीओ में, वो है रशिया, इंडिया और चाइना, राइट। ये तीनों देश मुख्य हैं। अब अगर हम रशिया को देखें और चाइना को देखें तो बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, बाकी जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो गया, चाहे वो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस हो गया, जो और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इन दोनों देशों के साथ समस्या ये रहती है कि ये दोनों देश अब वेस्टर्न कंट्रीज से इनकी अनबन रहती है, उनके साथ इनकी बनती नहीं है। पर अगर हम भारत की बात करें, भारत एक स्टेबल डेमोक्रेटिक कंट्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत अच्छे से फंक्शन करती है। हमारे यहाँ जो व्यवस्था 1947 में शुरू हुई बदस्तूर जारी है और कहीं भी किसी तरह की भारत की व्यवस्था में हड़बड़ी दिखाई नहीं पड़ती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि भारत एक तरह का नॉर्म फॉलो करता है, एक तरह का एथिक्स फॉलो करता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, अपने बिहेवियर में, जो ये देश फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर भारत की बात करें तो भारत एक स्पेशल स्टेटस वाला देश है जो कि इन देशों के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो भविष्य में अगर एचसीओ एक बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो भारत एक तरह की ब्रिज कंट्री होगी, भारत एक तरह का पुल होगा इन देशों के बीच में और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम भारत की पोजीशनिंग को देखें कि भारत इन सब देशों के बीच में भारत की पोजीशनिंग क्या है। स्पेशल स्टेटस जो भारत का है वो इसको महत्वपूर्ण बनाता है क्योंकि भारत एक वर्किंग स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, राइट। और जो अगला पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम जानते हैं अपनी विदेश नीति को 1947 से, तो हमको पता है कि हमने नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता से शुरुआत की थी। इस पे एक आर्टिकल भी लिखा है सुहासिनी हैदर जी ने, हिंदू की जो करस्पॉन्डेंट है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वो आर्टिकल। तो उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि फ्रॉम 1947 इंडिया मूव्ड फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट टू ऑल अलाइनमेंट, यानी कि अब हम जो शुरुआत से 1947 से जो गुट निरपेक्षता आंदोलन या कि हम नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करते थे, उससे हम 1990 के दशक में मल्टी अलाइनमेंट सिस्टम में आए और अब भारत सब देशों के साथ अपना अलाइनमेंट खोजने की कोशिश कर रहा है। भारत सब देशों के साथ दोस्ती करना चाहता है, दोस्ताना व्यवहार रखना चाहता है। तो ये भारत का एक स्पेशल स्टेटस है जो कि और किसी देश का एससीओ में नहीं है, लाइक रशिया एंड चाइना। तो भारत का स्पेशल स्टेटस उसके लिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए एससीओ अगर भविष्य में एक बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन के आता है तो भारत की शक्ति भी उसके साथ आगे बढ़ेगी। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पहली बात तो एससीओ खुद एक बहुत बड़ा संगठन बन रहा है। दूसरी बात यह कि भारत उसमें एक महत्वपूर्ण देश है जिसका एक स्पेशल पोजीशन है, वो एक वर्किंग डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसका रिलेशन वेस्टर्न वर्ल्ड से भी है, पाश्चात्य देशों से भी उसका संबंध है। तो ये एक स्पेशल पोजीशन देता है इंडिया को नेगोशिएट करने की, इंटरनेशनल रिलेशंस को हैंडल करने की, और भारत की क्षमता जिससे कि वो और देशों के साथ जितने भी देश हैं विश्व पटल पे उनका अपने ताल्लुकात बढ़ा सके। तो ये एक ऐसी पोजीशनिंग है भारत की जो उसको नेचुरल पार्टनर बना देती है लगभग सारे देशों की, राइट। सारे देशों का भारत एक नेचुरल पार्टनर बन जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। तो आज का जो हमारा विषय था कि एससीओ के साथ
भारत की महाशक्ति बनने की क्या कहानी है। तो मैंने जो आपको ये 3 पॉइंट दिए, इन 3 पॉइंट्स के बहुत सारे और भी रेफरेंसेस हैं जो आपकी स्क्रीन पे अब तक आए होंगे। आप उन रेफरेंसेस को भी पढ़ सकते हैं और उससे मेरी बातों की तुलना कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का अपना ये विषय यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में आगे बढ़ाएं और मेरी इस कवायद को जिंदा रखने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद।